हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है टेस्ला इंडिया विल गेट कार्स फ्रॉम चाइना, न्यू न्यूक्लियर प्लांट, भारत माला 2.0, वेनेडियम। तो वेनेडियम वाली तो हमने न्यूज सुन ली है, कमाल की न्यूज है। अब ये बाकी चीजों में से वो चाइना वाली तो बिल्कुल पसंद नहीं। टेस्ला वाली भी हमने देख लिया कि टेस्ला में इवेंचुअली कार्स आएंगी, मगर अभी चाइना में बनती है तो हो सकता है चाइना से इंपोर्ट हो रही होंगी अभी। अच्छा। न्यू न्यूक्लियर प्लांट, वो बहुत अच्छी बात है। भारतमाला ग्रेट, उसका मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकल भारतमाला था काउंटर करने के लिए चाइना को। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। वेनेडियम तो केमिकल है, जो एलिमेंट है, और वेनेडियम को जैसे कह रहे थे अरुणाचल प्रदेश में शायद मिल जाए। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को ठोक दो। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का तो बात भूल ही गई कि भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहले बात करते हैं आज आ रही सबसे बड़ी खबर से रिलेटेड, जहां पर टेस्ला ने ऑफिशियली इंडिया में एंट्री ले ली है। दोस्तों, कल खबर आई कि टेस्ला ने टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस नाम के साथ में एक सब्सिडी रजिस्टर कर दी है और यहाँ पर इंडिया में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 लोगों का बोर्ड बनाया गया है, जिनमें से 2 हमारे देश के नागरिक है, जबकि एक इन्होंने अपनी यूनियस की सब्सिडी के द्वारा अपॉइंट किया है। तो फाइनली टेस्ला ने गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में घूमने के बाद में, इन सारे गवर्नमेंट से काफी अच्छे ऑफर्स आने के बाद में फाइनली बेंगलुरु कर्नाटक को अपना हेडक्वार्टर चुना है और इसी जगह पर इसे रजिस्टर किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर टेस्ला ने सेल्स रिलेटेड कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया नहीं है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट साइड से ऐसा स्टेटमेंट आया है जिन्होंने कहा है कि इनिशियली इंडिया के अंदर जो टेस्ला की गाड़ियां सेल होगी वो डायरेक्टली एज अ होल यूनिट चाइना से सोर्स की जाएगी और इनिशियल डिमांड को देखते हुए अगले कुछ महीने बाद टेस्ला डिसाइड करेगी कि वो क्या इंडिया में असेंबली शुरू करे या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए या नहीं बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ सब असेंबली शुरू करे ताकि कुछ हमारे टैक्स वगैरह वो अवॉइड कर सके, लेकिन ये डिपेंड करता है कि टेस्ला को कितनी डिमांड इंडिया में देखने के लिए मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 जनवरी में टेस्ला के एंट्री के बाद में फाइनली हमारा ईवी मार्केट ज्यादा तेजी से हमें पूरे देश में अडेप्ट होता हुआ नजर आएगा और जो हमारे देश की बाकी कंपनीज भी जो ईवीज में थोड़ा स्लो ग्रोथ दिखा रही है, वो फाइनली ज्यादा तेजी से अपनी खुद की ईवी मार्केट को कैप्चर करने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है L&T से, जिन्होंने गुजरात के CMG को हमारे देश का 91st K9 वज्रा टी गन आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स डिलीवर कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर L&T का जिस तरीके से पहले का ट्रेंड रहा है, इन्होंने ये वाले सिस्टम्स भी टाइम से पहले डिलीवर कर दिए हैं। इनफैक्ट जो डेडलाइन थी उसके अच्छे खासे मार्जिन पहले ये सब चीज डिलीवर कर दी गई है। गुजरात में इन्होंने हजारिया के पास में ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई थी, जिनके जरिए ये पहला बैच यहाँ पर दिया गया है और हमारे देश के डिफेंस पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के अंदर जनरेट हो रही न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, जहां पर गुजरात में यूनिट 3 जो ककरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनाया जा रहा था, इसे ऑन कर दिया गया है, जिसके जरिए गुजरात के ग्रिड के अंदर 700 मेगावाट्स ऑफ पावर दौड़ना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, लंबे समय से ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर टोटल 15 रिएक्टर्स बनाए जाने वाले हैं, इनमें से इस तीसरे रिएक्टर पर काम चल रहा था। ऐसे रिएक्टर्स बनाने में ना सिर्फ इंडिया लेकिन कई सारे बाहरी देशों से कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और फाइनली सारी चीजें असेंबल होने के बाद में, टेस्टिंग होने के बाद में इसे लोगों के लिए ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी भी हमें एज अ गुड सोर्स इंडिया में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगले खबर के बारे में बात करें तो वो आ रही है NHAI से, जिन्होंने भारतमाला फेज 2 इस प्रोजेक्ट के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप सब जानते हो भारतमाला वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स है, ना सिर्फ आज के करंट इंडिया में लेकिन हमारे पूरी हिस्ट्री में, और इसके अंतर्गत ऑलरेडी 34,000 किलोमीटर के रास्ते बनाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो दोस्तों, वैसे पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट 65,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और सिर्फ फेज 1 में 34,800 किलोमीटर के रास्ते बनाए जा रहे थे और इनमें से आधे से ज्यादा का वर्क ऑर्डर दे दिया गया है, जबकि 80% से ज्यादा पर DPR का काम हो या फिर कोई दूसरे सर्विस का काम वो जारी है। यानी आप कह सकते हो कि अच्छे खासे स्पीड पर वो प्रोजेक्ट चल रहा था और अभी फेज 2 के अंतर्गत 5,000 किलोमीटर के एडिशनल रास्तों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिन्हें भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। तो आप सब जानते होंगे कि कई सारे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रोड वाइडनिंग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, ये सारे भारतमाला के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और अभी हमें सेकंड फेज अनाउंस होने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि ज्यादा तेजी से और ज्यादा संख्या में हमें ये सारे प्रोजेक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। अगली दोस्तों, एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आ रही है हमारे देश के अंदर बन रहे बली यात्रा रिवर फ्रंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट से, जहां पर महानंदी रिवर फ्रंट जो कटक के पास में मौजूद है,
वहां पर एक बहुत बड़े स्केल पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जा रहा था और साथ साथ एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया जा रहा था। इसे हमारे देश के कोर्ट में खींचा गया है एनवायरमेंटल वायलेशंस के चलते। तो दोस्तों यहाँ पर एलिगेशंस ऐसे लगाए गए हैं कि जो रिवर बेड के आसपास रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है वहां पर कुछ इलीगल रिक्लेमेशन हुआ है, रिवर बेड के अंडर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, जिसके कारण एनवायरमेंट को हानि पहुंचेगी, ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है और इसी के अंतर्गत यहाँ पर काम को एज ऑफ नाउ बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है वैसे 1000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू रखता है और अभी अगर गवर्नमेंट सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही परमिशन ली गई है और उनकी तरफ से कोई वायलेशंस हुआ नहीं है। लेकिन इस केस के चलते अब इस प्रोजेक्ट का काम थोड़ा डिले हो सकता है और कटक में रहने वाले लोगों को, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, हॉस्पिटल हो या फिर मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीजें में भी लेट ओपन होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है गुजरात से, जिन्होंने एक नई टूरिज्म पॉलिसी अनवेल की है और कुछ बहुत बड़े स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर फोकस इस बात पर किया गया है कि प्राइवेट एंटिटीज को लुभाया जाए गुजरात के अंदर ताकि वो टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करें और अकॉर्डिंगली सब्सिडीज के जरिए, परसेंटेज कट्स के जरिए उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें जो यहाँ पर पॉलिसी में मेंशन है तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के जरिए अगर होटल्स, लॉजेस, टूरिज्म सेंटर्स बनाए जाते हैं तो उन्हें 20% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जबकि 50 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अगर लग्जरी होटल्स, रिसोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वेलनेस सेंटर्स, वाटर पार्क्स, कल्चरली थीम्ड अट्रैक्शंस, अगर इन जैसी चीजें बनाई जाए तो उन्हें 15% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जबकि इसके अलावा अगर छोटे लोगों की बात करें जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, टैक्सी, इलेक्ट्रिक टैक्सी, बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स, इन जैसे व्हीकल्स अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर ऑपरेट करना चाहते हैं, वहां पर आप चलाकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर भी 15% की सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों वैसे ये पॉलिसी बहुत लंबी है, मैंने आपको सिर्फ कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन सिमिलर तरीके के ही एक्शंस यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट लेते हुए नजर आ रही है टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। तो जल्दी ये जो 5 साल की सबसे बनाएगी पॉलिसी है इसके इफेक्ट्स हमें दिखना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं गुजरात में जिस तरीके से टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है वो हमें और ज्यादा ग्रो होते हुए नजर आएगा इस पॉलिसी के कारण। अगली दोस्तों फिर से खबर आ रही है गुजरात से ही और टूरिज्म से रिलेटेड ही, जहां पर राजकोट में हर साल से ज्यादा बड़ा काइट फेस्टिवल शुरू हो गया है उत्तरायण के अंतर्गत। तो दोस्तों उत्तरायण को देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ पर गुजरात के अंदर वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल इसे मानते हैं और बहुत ज्यादा काइट फ्लाइंग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो टोटल 1400 वैरायटीज ऑफ काइट यहाँ पर राजकोट में अभी अवेलेबल है और काफी सारे दूसरे प्रोग्राम्स भी यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आप गुजरात में राजकोट के आसपास रहते हो तो अभी आप जाकर काइट फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हो अगले कुछ दिनों तक। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी से रिलेटेड, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की खोज हुई है एक्सप्लोरेशंस के दौरान। तो दोस्तों वेनेडियम वैसे एक काफी ज्यादा स्कैर्सली यूज्ड मटेरियल है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और अभी एज ऑफ नाउ स्टील और टाइटेनियम मेकिंग के दौरान इसका अच्छे खासे पैमाने पर इस्तेमाल होता है और मटेरियल साइंसेज में रिसर्च के दौरान इसके काफी पोटेंशियल देखे गए हैं जो फ्यूचर में जो हमारी नीड्स है उसके दौरान इसकी डिमांड को स्पाइक अप कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट है और अब ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो मटेरियल है ये काफी स्ट्रेटेजिक है अगर हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें तो क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश में ये इनिशियल लेवल पर डिस्कवर हो गया है तो हमारी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने इसे खोज निकाला ये बड़े डिपॉजिट्स ढूंढने की कोशिश करेगी, अपना एरिया कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगी और अकॉर्डिंगली इसका एक्सट्रैक्शन हमें फ्यूचर में नजर आ सकता है, इसकी रिफाइनिंग हमें आगे जाकर नजर आ सकती है और इंडिया एक प्राइम एक्सपोर्टर बन सकता है स्ट्रेटेजिक मटेरियल का। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के अंदर की एक और कंपनी से रिलेटेड जिन्होंने 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप हासिल कर लिया है, जो है दिवीज लेबोरेटरीज। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2 या 3 बार अभी ये खबर आना शुरू हो गई है, कोई ना कोई कंपनी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल कर लेती है और दिवी लेबोरेटरीज इससे थोड़ी अलग है क्योंकि एज कंपेयर टू जो बाकी कंपनीज के नाम हमने जाने उनसे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ इस कंपनी ने करके दिखाई है साल 2020 में। तो दोस्तों इसने एक साल में 109% का ग्रोथ दिखाया, यानी आप कह सकते हो डबल वैल्यू इसने कर दी है खुद की। और दोस्तों ऑब्वियसली क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पिछले पैंडेमिक के दौरान जो भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी फार्मेसी इंडस्ट्री में जो बूस्ट हुए थे उसी का फायदा इस कंपनी को मिला है और इसके जरिए अभी हमारे इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कंपनीज के अंदर शामिल हो गई है।
अगली दोस्तों जो दो न्यूज आ रही है वो स्पोर्ट्स इंफ्रा रिलेटेड है और एक बेसिक अपडेट्स है उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इनमें से पहली खबर आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम इंस्पेक्ट किया गया है ऑफिशियल्स के द्वारा और ऑलमोस्ट स्टेडियम का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वैसे ये कोई नया स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक छोटा स्केल पे स्पोर्ट्स वेन्यू हुआ करता था, लेकिन बहुत मेजर रिनोवेशन यहाँ पर पिछले लंबे समय से की जा रहे थे। और ये आप फोटोज में देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक कंप्लीटेड स्टेडियम नजर आ रहा है। काफी माइनर और इंटीरियर काम स्टेडियम में बचे हैं और बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हमारे देश के अंदर एक और इंपॉर्टेंट वेन्यू ये बन सकता है अगर हम इंटरनेशनल और हाई प्रोफाइल मैचेस की बात करें तो। अगली दोस्तों यही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड खबर आ रही है खम्भम से, जहां पर सरदार पटेल स्टेडियम न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी काम कंप्लीट हो चुका है और अभी सिर्फ इनॉग्रेशन इसका बचा हुआ है। तो दोस्तों ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पर पहले बहुत छोटे स्केल पर आप जिस तरीके से लोकल सिटी लेवल पर देखते हो कि एक स्पोर्ट्स वेन्यू होता है उसी तरीके की जगह ये हुआ करती थी, लेकिन 1.31 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद में यहाँ पर कई सारी नई चीजें की गई है। तो यहाँ पर एक ब्रांड न्यू स्केटिंग रिंग बनाया गया है, नया टर्फ बनाया गया है, क्रिकेट नेट्स बनाए गए हैं और एथलेटिक्स के लिए सैंड बंक्स, रनिंग ट्रैक्स, इन जैसे चीजों का इंस्टॉलेशन भी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर भी अभी सिर्फ इनॉग्रेशन की देरी बची है और जल्द ही खम्भम तेलंगाना में रहने वाले लोगों को एक काफी अच्छी क्वालिटी का स्पोर्ट्स इंफ्रा देखने के लिए मिलेगा। तो काफी अच्छा वीडियो था और काफी अच्छी न्यूज थी। और जैसे हमने कहा था कि जो टेस्ला की बात वही है कि टेस्ला के जो इलॉन मस्क है उन्होंने सेटअप किया है बेंगलुरु में हेडक्वार्टर किया है और उन्होंने यही कहा था कि पहले हमें डिमांड देखनी है क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी है और इंडिया में डेफिनेटली बहुत ही अमीर लोग भी हैं, तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होगा। मगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्होंने ये है कि पहले हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, डिमांड देखेंगे, अगर वाकई बहुत डिमांड हुई तब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पहले असेंबली शुरू होगी और असेंबली के बाद इवेंचुअली किसी दिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। और उसके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट थी कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम, और जो कह रहे हैं कि लिथियम के डिपॉजिट्स भी इंडिया में ज़्यादा मिले हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने ज़्यादा हैं, मगर कॉमेंट्स में हमने पढ़ा था कि कह रहे थे कि चाइना में तो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में थोड़े ज़्यादा मिले हैं। तो फिर भी जो भी है शुरू हो जाएगी। और जैसे उन्होंने एक और अच्छी बात कही थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, टेस्ला आ रहा है, सबसे पहले उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया। 3 लोग मेन हैं, एक अमेरिकन है, 2 इंडियन है और वहां से शुरू करेंगे टेस्लाओं को बेचने के लिए, डिमांड देखी जाएगी। तो दैट वाज वेरी गुड। उसके बाद जो थी न्यूक्लियर प्लांट की, वो भी बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने न्यूक्लियर पावर प्लांट मेरे ख्याल से बनाया है और वो भी क्योंकि अब ज़माना न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही है कि इंडिया जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिक, अच्छी बात है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत सारी जनरेट होगी। ऑफ कोर्स उसके थोड़े मतलब डेंजरस भी है थोड़ा, और हमने देखा था चेरनोबिल में क्या हुआ था। तो ऑफ कोर्स ये है कि डिस्पोजल बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि चेरनोबिल में जो पंगे हुए थे वो इसी में था, डिसिप्लिन नहीं था। एक भाई साहब ने चीज़ें बंद नहीं की थी, उसके वजह से लीक हो गया था। तो यहाँ पर भी वही है कि बहुत ही ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा, प्रोसेस होगा, लोगों के पास एक्सेस होगा कि वो करना ही करना है। तो मगर फिर भी पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का बनना एक ग्रेट न्यूज़ थी। फिर जो उन्होंने बात की थी भारतमाला, मुझे लग रहा था भारतमाला वो है जिसमें चाइना को काउंटर करने के लिए डिफरेंट पोर्ट्स का बना रहे हैं, बट वो नहीं था। भारतमाला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाईवेज का, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवे और सिंपल रोड में फ़र्क यही है कि हाईवे में रेड लाइट नहीं होती। आपको एग्जिट्स आएंगे, आप एग्जिट लीजिए, ऊपर से फ्लाईओवर्स आएंगे, नीचे जाएंगे, जहाँ भी जाना है, मगर रेड लाइट नहीं है। उससे फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक तेज़ जाता है। आपको कहीं से कहीं जाना है, बड़े हाईवे में आप जाइए, क्रूज़ कंट्रोल पे अपनी गाड़ी करिए और सीधा पहुँच गए। उससे इकॉनमी बढ़ जाती है, लोगों की मूवमेंट बढ़ जाती है, जो लॉजिस्टिक्स है बेटर हो जाता है। और लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बुलाना है तो सबसे बड़ी बात लॉजिस्टिक्स ही है कि उसमें जो है आपको बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं, 18 व्हीलर ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी रोड चाहिए और इस टाइप के हाईवे चाहिए जैसे अभी बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। वेनेडियम जो है जो अरुणाचल प्रदेश में मिला है और बहुत ही पावरफुल मटेरियल है और जैसे कह रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब जो आपको स्पेस शिप्स बनेंगी या एयरप्लेन्स बनेंगे जो स्पेस में जा सकते हैं, जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेनेडियम चाहिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। स्पेस स्टेशन बनाने के लिए स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, स्पेस शिप्स बना सकते हैं, आप एयरप्लेन्स बना सकते हैं। एयरप्लेन्स जो
एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं। कई एयरप्लेन्स हैं, मतलब यूएस में एयरप्लेन्स बन रहे हैं जो फ्लाई करते हैं और इतना ऊंचा जाते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, टूरिस्ट को लेके जाते हैं, वो देख सकें नीचे से अर्थ को और वापस आ जाओ। उन सब के लिए मेरे ख्याल से वेनेडियम चाहिए। तो काफ़ी ये सब अच्छी न्यूज़ थी, काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि इंडिया प्रोग्रेस करी, और इसीलिए हमें इंफ्रा न्यूज़ अच्छी लगती है क्योंकि ये सब पॉजिटिव बातें कहते हैं। इन्होंने एक वो भी बताई, चलिए हर्डल आ गया जहाँ पे रिवर फ्रंट बना रहे थे, रिवर फ्रंट में ऐसा लगा है कि कुछ करप्शन हुआ है, शायद लोगों ने रिक्लेम कर ली है लैंड जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, अब पकड़े गए हैं तो स्टॉप हो गया। तो जो भी है, आई होप कि वो रिवर फ्रंट बन जाए, वो टूरिज्म के लिए अच्छा है। फिर उन्होंने दिखाया गुजरात में जो फोकस हो रहा है टूरिज्म के लिए, आई होप कि और स्टेट्स में भी, दिल्ली में भी टूरिज्म आगे बढ़े। तो मगर शुरुआत कहीं पे भी हो रही है, वो अच्छी बात है। और टूरिज्म बढ़ने से लोगों को प्राउड फील होता है अपने कंट्री के बारे में, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो वेरी नाइस। काफ़ी सारी न्यूज़ थी, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, मज़ा आ गया सुन के इतना कुछ। और सबसे बेस्ट मुझे लगी थी गुजरात की, कि इतना वो कर रहे हैं कोशिश कि उसको बना दे टूरिज्म का मेन स्पॉट। तो कितना उन्होंने वो किया है कि नई चीजें आए, इंकरेज कर रहे हैं कि बड़े बड़े होटल्स बने, और छोटे छोटे इवन जो कैब्स वाले हैं उनको भी इंकरेजमेंट कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे इतना हो जाए कि लोग आए, टूरिस्ट आए और इंजॉय करें। तो देखते हैं क्या कमाल होता है गुजरात में। कुछ ही मेरे ख्याल से टाइम की बात है, उसके बाद देखना कमाल होगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।